हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीआरई में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस। तो जैसा हमने पिछले मैराथन में किया था सेम वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है, देन उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे वो सारे के सारे आपको अगली स्लाइड में मिल जाएंगे। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस नहीं यहाँ पर सीधा बोलोगे, कंटेंट वाली क्लास है। तो आप किसी भी पैरामेडिकल के किसी भी डिप्लोमा से रिलेटेड हो, आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, उसके साथ साथ में नए क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जाम में वो भी हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर। देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है। जापान की राजधानी, तो अगर आपको पता है जापान की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है तो फिर आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा टोक्यो और येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या होती है? येन होती है। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देश और उनकी राजधानी और मुद्रा एक बार देख लेते हैं। भारत, भारत की जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली। और भारत में क्या चलता है? रुपया, सभी को पता है। चलो, जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापानी येन, या फिर सिर्फ आप इसको येन याद कर सकते हो। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ पर चलता है युआन। चाइना में क्या चलता है? युआन। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। चलिए, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया, तो यहाँ की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया सियोल है। और यहाँ पर दक्षिण कोरियाई वन। देखो, जो नाम आपका देश का है उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब जैसे चीन है तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? चीनी युआन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। और यहाँ पर चलता है क्या? यूरो चलता है। जर्मनी की बात करते हैं तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। तो यहाँ पर इसकी भी जो करेंसी है वो यूरो ही है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है इसकी राजधानी? लंदन। लंदन किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम, वही आपका जो ब्रिटेन वाला है। ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग, जो आपका ब्रिटेन वगैरह में क्या जो करेंसी है वो क्या रहती है? पाउंड। ठीक है, पाउंड से इसको याद रखेंगे, स्टर्लिन कोई बात नहीं, सिर्फ पाउंड भी आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं इटली, तो इटली की राजधानी क्या होती है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और यहाँ पर भी क्या चलता है? यूरो चलता है। तो बहुत जगह यूरो और डॉलर, बहुत ही कंट्री में, सबसे ज्यादा कंट्री में ज्यादातर देखोगे तो डॉलर चलता है। और इसके अलावा जो है वो यूरो बहुत ज्यादा कंट्रीज में चलता है। ठीक है। बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। मैड्रिड राजधानी है। और क्या हो जाएगा? यूरो। रूस की बात करते हैं, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है। अब देखना कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिन पर अभी हाल ही में कुछ ना कुछ मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर अभी रूस, रूस का बहुत ही ज्यादा युद्ध है और जो अभी है स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर काफी सारे युद्ध हैं। तो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनका जरूर आप एक बार से देख लीजिएगा। ठीक है। तो रशिया का युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। तो रूसी, रूसी रूबल। ठीक है, तो यहाँ पर रूबल नहीं, रूबल है, रूबल। तो ऐसे हम याद रखेंगे, रूस का है क्या हो जाएगा? रूबल। और राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से हम पहले आपको हम बता दें कि अभी ऑफर चल रहा है हमारे बैचेस पर। अगर आपका नॉन टेक्निकल कमजोर है और आप नॉन टेक्निकल में अच्छा करना चाहते हो, जो कि आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगा। ये तो क्लियर ही हो गया है कि नॉन टेक्निकल भाई हर एक एग्जाम में धीरे धीरे वेटेज अपना बढ़ा रहा है। और नॉन टेक्निकल के दम पर ही आप सिलेक्शन की ओर जा पाओगे। अगर ये आपका मजबूत है तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि टेक्निकल सभी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपको सिलेक्ट किया जाए। तो सीधा सा जवाब ये रहता है कि हाँ भाई, हम नॉन टेक्निकल पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये तो हम यहाँ पर पीवाईक्यू करा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। जब तक आपको डीप कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप उतना बेहतर परफॉर्मेंस है वो आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच है नॉन टेक्निकल का, जिसमें हम जीएस, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, मनीष सर का जो है बर्थडे था जिस पर अभी ऑफर है। और ये एक ऐसा ऑफर है जो आज तक कभी भी इतना इतना ऑफर कभी भी नहीं आपको मिला है। ठीक है, तो इस ऑफर का आप लोग लाभ उठाइएगा, बर्थडे ऑफर का। तो हमारे बैचेस पर भी आपको छूट मिल रही है। 799 रुपीज का आपको ये कंप्लीट नॉन पैरामेडिकल बैच जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो तो ये भाई लाइफ में पहली बार ऐसा ऑफर आया है कि आपको ये 2-3 हज़ार का जो भी आपका बैच है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा।
अब ये बैचेस मिलेंगे कहाँ थे, सारे के सारे जो बैचेस हैं उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, इस तरीके का लोगो होगा, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको कंप्लीट बैच जो है वो मिल जाएगा लैब टेक्नीशियन का, चाहे वो सिलेक्शन बैच हो चाहे ये आपका नॉन टेक्निकल वाला पैरामेडिकल का बैच हो, तो ये सब कुछ आपको एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, मनीष पटेल नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको एक कंप्लीट पूरा पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आराम से आप इसको बहुत तसल्ली से 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के शहर, यमुना नदी है उसके तट पर स्थित है। तो ये जो आपका यमुना नदी है तो ये आगरा पर भी, आगरा इसके किनारे स्थित है, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे दिल्ली, तो दिल्ली के किनारे भी यमुना आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, जितने भी इंडिया में इंपॉर्टेंट सिटी हैं उनके उनके किनारे कौन कौन सी नदियां हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि नदियों के किनारे कौन कौन से बसे शहर हैं भारत के, वो हम लोग देख लेते हैं। नई दिल्ली की बात करते हैं जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, आगरा नदी, यमुना जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। वाराणसी की बात करते हैं, सभी लोगों को पता है भाई वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे। बात करते हैं भाई पटना की। ठीक है, पटना, पटना भी जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो जितने भी शहर आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम उत्तर भारत के बड़े बड़े शहर, वो ज्यादातर गंगा नदी के किनारे हैं ही हैं, या फिर यमुना होगा, लेकिन ज्यादातर यूपी बिहार के जितने भी हैं वो आपको गंगा नदी के किनारे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हरिद्वार की, तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर की बात करते हैं तो ये भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आप ये मत सोचना ये कंफ्यूजिंग वाला रहता है कि जल्दबाजी में आप इसमें भी गंगा लगा दो, नहीं, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या की बात करते हैं तो सरयू नदी, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो ये साबरमती। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो हमने कल पढ़ाया था आपको कि डांडी मार्च निकाला गया था, तो अहमदाबाद से ही डांडी मार्च निकाला गया था साबरमती आश्रम से। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने निकाला था डांडी मार्च। तो साबरमती आश्रम कहाँ है, ये आपका साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं सूरत जो है शहर, सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता की बात करते हैं तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये कम देखने को मिलता है और पूछा ज्यादा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, और तो मध्य प्रदेश की ही कोई नदियां होंगी। कल हमने बताया था नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है। ठीक है, इसके बाद कटक की बात करते हैं तो ये महानदी के किनारे स्थित है। नासिक की बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहीं पर हम लोग याद रखेंगे कि जो 22 मार्च है, 22 मार्च, 22 मार्च को जो है वो क्या मनाया जाता है, जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और अगर आपका 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल, तो यहां पर मनाया जाता है क्या, पृथ्वी दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखना, ये अप्रैल लिखा हुआ है, बड़ा है, तो बड़ा के साथ में ये बड़ा वाला शब्द जाएगा। कंफ्यूजन होता है कि जल दिवस कब होगा और पृथ्वी दिवस कब होगा। ये मार्च देखो छोटा लिखा हुआ है तो इसके साथ में छोटा वाला शब्द, इस तरीके से सारी चीजों को रिलेट करके लिखना होता है। चलो, और इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी सभी लोगों को पता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखना, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अभी जस्ट हमने आपको बताया। ये जो है वो लेबर डे, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स और 1 मई को श्रमिक दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद योग दिवस 21 जून, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि योग दिवस पर सबसे ज्यादा जो इस टाइम एक्टिवेट है बीजेपी।
ठीक है, बहुत तरीके के कैंपेन चलवाती है जो भी इस टाइम करंटली गवर्नमेंट है। तो योग दिवस के लिए बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, जगह जगह योग के जो है शिविर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह उसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 21 जून याद रखेंगे। ये भी आ सकता है कि भाई अभी रिसेंटली में जो योग दिवस मनाया गया है वो किस तारीख को मनाया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, करंट से रिलेट करके। अब 15 अगस्त की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। ठीक है, इस वजह से उनके लिए ही मनाया जाता है, जिनको बोला जाता था कि हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता था, तो उनके ही सम्मान में उनके जन्मदिन, उनके बर्थडे पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाने लगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। ठीक है, उसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, और 14 नवंबर को बाल दिवस। ये तो बेसिक थे, आप लोगों को पता होने चाहिए, लेकिन एक बार रिवीजन आपको सारा कुछ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है टेलीफोन का आविष्कारक कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टेलीफोन का जो आविष्कारक है वो कौन है। टेलीफोन का आविष्कारक थॉमस एडिसन है, या फिर मार्कोनी है, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, या फिर माइकल फैराडे है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडिसन की। तो इन्होंने विद्युत का बल्ब बनाया, एडिसन ने विद्युत का बल्ब बनाया। उसके बाद बात करते हैं मार्कोनी की। तो इन्होंने जो है वो रेडियो का आविष्कार किया। इन्होंने जो है वो रेडियो का आविष्कार किया। कंप्लीट लिस्ट आपको अभी प्रोवाइड करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इन्होंने किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट की खोज हुई हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विद्युत बल्ब की। तो थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया। टेलीफोन की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया। रेडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्कोनी। बस आपको इतना याद रखना है, सिर्फ आपको मार्कोनी याद रखना है। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में जो अगर सबसे पहले जिसका नाम आता है वो हमारे चार्ल्स बेबेज ही हैं। चलिए टेलीविजन की बात करते हैं तो जॉन लेगी बेयर्ड। टेलीविजन की खोज जॉन लेगी बेयर्ड। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स। डायनामाइट की जो खोज है उन्होंने किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डब्ल्यू की। डब्ल्यू की टिम बर्नर्स ली। उसके बाद फाउंटेन पेन। ठीक है, फाउंटेन पेन आप याद रखो तो पेट्राचे करके आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फाउंटेन यहाँ पर भी पा और फा, देखो पेन है, पेन की बात हो रही है तो पा से पेट्राचे। और पोएनारू। अब आप देखिए एग्जैक्ट पूरा पूरा शब्द याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सारा डेटा होता है। हमने बार बार आपको बोला है कि कभी कभी ऐसा भी आपको याद करना होता है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखकर आप समझ जाओ कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, या फिर अच्छा इसका पा से या फा से करके कुछ नाम था। ऐसे भी चीज़ों को याद करना रहेगा, तब जाकर आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे, तब जाकर आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आप इस चक्कर में रहे होगे कि हमें पूरा ये शब्द याद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें नहीं याद है, लेकिन हाँ क्वेश्चन देखते हैं या ऑप्शंस देखते हैं तो उसके थ्रू हमें चीज़ें क्लियर हो जाती है। अच्छा ये नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, या इसका आंसर ऐसा करके कुछ नाम था। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो सब याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और कर भी नहीं पाओगे। अगर कर भी लिए तो आधे भूल जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़ोगे, सब कुछ एकदम रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब ये सोचो कि एग्जाम के टाइम पर हम पढ़ लें, वही हमारा पूछ दिया जाए और हमारे पूरे में पूरे 20 में 20 से 20 आ जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम उसके चांसेस होते हैं। असली तैयारी वही है जब आप एग्जाम के पहले, नोटिफिकेशन भी नहीं आया उससे पहले आपने तैयारी कर ली। जब नोटिफिकेशन आता है फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया और आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ रिवीजन करने का, उस दिन आप मिलना आकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब होता क्या है कि नोटिफिकेशन आया तब तैयारी स्टार्ट होती है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दे रखा है भारतीय राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो किसे दी गई। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो किसको मिली थी भाई, राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी को मिली थी। तो जितनी भी उपाधियां हैं किसी न किसी पर्सन को जो दी गई हैं वो यहाँ पर हमने आप लिख दी है। देखिए महात्मा की उपाधि किससे मिली है, महात्मा गांधी को, सीधी सी बात है। राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो भी महात्मा गांधी को मिली है। नेताजी की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को मिली है। और सरदार की उपाधि जो है वो वल्लभ भाई पटेल को मिली है। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। और अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया था वो
सभी देसी जितनी भी रियासतें थी उन सभी को मिलाने का काम किया था। 500 से ऊपर देसी रियासतें थी। जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो सबको बोल दिया गया था कि अगर आप मिलना चाहो भारत में तो भारत में आ जाइए, और अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो आप पाकिस्तान में चले जाइए। ठीक है, तो इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही सारी देसी रियासतों को भारत में मिलाया था। तो इनको यूनिटी का बोला जाता है। तभी आपने देखा होगा इनके नाम पर जो स्टैचू बनी है वो भी यूनिटी के नाम से ही बनी है। इनकी जो स्टैचू है वो यूनिटी के नाम से बनी है। तो इन्होंने एकता का बहुत अच्छा काम किया है, सभी को मिलाने का बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर एकता दिवस भी मनाया जाता है। गुरुदेव की बात करते हैं तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। इन्होंने ही, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में बताया था गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश दोनों का जो राष्ट्रगान था उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रगान लिख रहे हैं और तो फिर इनको गुरुदेव की उपाधि तो दी ही जाएगी। देश रत्न और अजात शत्रु, अजात शत्रु इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे उनको अजात शत्रु की उपाधि दी गई है और देश रत्न की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, देश बंधु की बात होगी, देश रत्न अलग है, देश बंधु की बात होगी तो वो चित्तरंजन दास जी को उपाधि उसकी दी गई है। और यहाँ पर बोला गया है देश रत्न, तो ये हमारे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कायदे आजम की बात हो रही है, देखो ये तो इतना क्लियर हो गया कि ये मुस्लिम वर्ड है। ठीक है भाई, ये कायदे आजम जो है वो मुस्लिम वर्ड है, तो मुस्लिम मुस्लिम ही जो होगा उसी को दिया गया होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, एक वर्ड आता है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी की उपाधि किसको दी गई है? खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखेंगे, सीमांत गांधी की उपाधि किसको दी गई है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और यहाँ पर क्या है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ये पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस थे, तो उसमें से हमने स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चंस थे वो निकाल दिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का वेटेज धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा कि सारे नदी मुद्राएं जो भी हैं वो जितनी नदियां हैं वो आप याद कर लो, और जितने भी पर्वत चोटियां हैं वो याद कर लो, दिवस सब याद कर लो, त्योहार मेले वो याद कर लो, और सितार तबला इनके जो वादक हैं वो कौन है वो याद कर लो। ठीक है, देश राजधानी मुद्राएं हो गई, ये सब कुछ याद कर लो। ये सब कुछ स्टैटिक जीके में आता है। कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन सा मंदिर कहाँ है, तो ये सारी चीजें स्टैटिक में आती हैं। अब ये ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माने जाने वाली अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया आपसे। देखो सारी चोटियां और उनकी सबसे ऊंची चोटी हमने यहाँ पर लिख दी है। देखो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो पूछा गया अरावली पर्वत जो है वो किस स्टेट में है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान की प्रसिद्ध पर्वत स्थल है माउंट आबू में। गुरु शिखर जो चोटी है वो कहां पर है? माउंट आबू में। गुरु शिखर चोटी में कुल कितनी ऊंचाई है? 1722। इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लेकर चलना कि हाँ 1500 के आसपास था और 2000 से कुछ कम था। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का क्या मतलब है? जो हमारा भारत का नक्शा है ना इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास में ये श्रीलंका है, तो ये तो आपके पास में हो गया पूर्वी घाट। ये है क्या है? पूर्वी घाट। तो ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट में लगातार यहाँ पर जो है वो पहाड़ियाँ जैसी हैं, तो इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए ये नीचे का हिस्सा हमने बनाया था इंडिया का। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, याद रखना अनाईमुड़ी हो जाएगी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत डोडा बेट्टा। ठीक है, अब बात आती है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे है माना जाता है? तो ये महेंद्रगिरी को। पश्चिमी घाट पूछा जाएगा तो पश्चिमी घाट के लिए क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत, ठीक है, पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत बोला जाएगा तो अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आप बोलोगे महेंद्रगिरी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। यहाँ पर अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है, यानी पूरा पर्वत भारत में ही स्थित है, ऐसा आपको बताना है। तो ये है नंदा देवी। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा बोला जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए, तब आप बोलोगे गार्डविन ऑस्टिन केटू, गार्डविन ऑस्टिन केटू। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये पीओके में पड़ता है, पीओके जहां पर पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस वाले रीजन में पड़ता है कौन सा? केटू, गार्डविन ऑस्टिन केटू। ठीक है, अगर ये ना मतलब पीओके को छोड़कर पूछा जाएगा तो फिर नंदा देवी हो जाएगा। कल की क्लास में बताया था नंदा देवी कहाँ की चोटी है, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ की चोटी है? उत्तराखंड की ये चोटी है। ठीक है, हिमालय श्रृंखला में स्थित सबसे ऊंची चोटी, हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा हो जाएगा।
कहाँ पर है? सिक्किम में। कल कराया था कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में ही, वो भी सिक्किम में स्थित है। अगर काजीरंगा होगा तो वो कहाँ हो जाएगा? असम में। कल भी करवाया था हमने। तो आप देख पा रहे हो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। कंचनजंगा अगर आपने याद कर लिया, नेशनल पार्क सिक्किम में है, पर्वत भी कहाँ है? सिक्किम में है। ऐसे ही मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं, मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, 3 ये जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ की है? मेघालय की हैं। और ये तीनों, ये तीनों पर्वत भी, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों जो है जनजातियां भी हैं, पर्वत भी हैं। क्लियर? कहाँ के? मेघालय के। तो मतलब अगर एक शब्द याद कर लेते हो तो इसका मतलब सिर्फ आपने एक ही चीज नहीं याद की है, उसके साथ साथ में बहुत चीजें आपस में रिलेट होती रहती हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कल बताया था सुंदरवन का डेल्टा भी है, सुंदरवन नेशनल पार्क पूछा जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का डेल्टा वो भी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका पहला मुख्यालय, यहां पर बोला गया पहले मुख्यालय की बात की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो रटा होना चाहिए कि 1935 में की गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके खत्म हो गए। बोला गया है पहला मुख्यालय यानी स्टार्टिंग में। तो देखो ऐसे याद रखो, स्टार्टिंग में जो था, जब जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन चल रहा था तो सबसे ज्यादा मजबूत 2 ही 3 यहाँ पर स्टेट हुआ करते थे। एक तो हो गया आपका बंगाल साइड हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया यही बंगाल, मतलब ये कलकत्ता वाला जो रीजन हो गया, यानी बिहार के आसपास वाला हो गया। ठीक है, और मुंबई उस टाइम पर उतना डेवलप नहीं था। सबसे ज्यादा जो आप देखोगे तो सबसे पहले लोग जो है वो कहाँ पर आए थे? गोवा में आए थे, ठीक है, केरल में आए थे। तो जहाँ पर ये पोर्ट थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मतलब ये देखो, एक जितना हम आपको समझा रहे हैं इस तरीके से, तो ये एक काल्पनिक कहानी है, कैसे चीजों को याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कोलकाता बना हुआ था। तब कोलकाता एक बहुत ही शानदार स्टेट हुआ करता था। लोग इसकी संज्ञा दिया करते थे विदेशों में कि हमें कोलकाता जैसा एक सिटी बनाना है। ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, आज वो सिटी जो सोचती थी कि मैं कोलकाता जैसा बनना है, वो हमसे कहीं 200 300 400 साल आगे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर कोलकाता जो कलकत्ता था, यानी जो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल का जो पूरा रीजन था वो इसकी कैपिटल, बहुत ही डेवलप एरिया था, बहुत ही डेवलप। यहाँ पर सारी चीजें जो भी डेवलपमेंट था वो जो सब कुछ था वो सेंटर ऑफ स्टेट बोल सकते हो, सेंटर ऑफ जो राज्य है या केंद्र बोल लो, वो सब कुछ यही था। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम की बात की जाए तो ऐसा, इस चीज को, इस थ्योरी किससे आप याद कर सकते हो कि पहले ये कलकत्ता बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जब ये बना था आरबीआई, तो ये कलकत्ता था, उसके बाद में मुंबई कर दिया गया। अब तो आपको पता ही है कि सबसे जो हाईटेक है वो आपका मुंबई ही रहता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। एक बार अगर आप पढ़ लोगे हिल्टन यंग, हो सकता है दिमाग में ना याद रहे वो शब्द, लेकिन जब आप ऑप्शंस में देखोगे बहुत सारे आयोग लिखे होंगे, सरकरिया आयोग लिखा होगा, हिल्टन यंग आयोग लिखा होगा, ठीक है, कालेलकर समिति लिखी होगी, तो मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दे रखे होंगे, तो उसमें से आप इजिली निकाल पाओगे, अच्छा हाँ ये हिल्टन यंग आयोग होगा। चलिए, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। ठीक है, आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर, सिर्फ हम स्मिथ याद रखेंगे, प्रथम गवर्नर कौन है? स्मिथ, पूरा आपको नहीं याद रखना है, स्मिथ। ठीक है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारतीय बोला गया यानी देसी, देसी आदमी बताओ ना। अब भाई आरबीआई का विदेशी क्यों बता रहे हो, ये तो स्मिथ विदेशी हो गया। भारत का पूछा गया है, देश देसी बताइए, देशमुख। ठीक, ऐसे ही जब पूछा जाएगा किसी भी नोट पर आरबीआई के साइन होते हैं ना, लेकिन 1 रुपए के नोट पर आरबीआई का साइन नहीं होता है, वो वित्त सचिव के साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के जो है वो साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर। 1 रुपए का नोट भी तो होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ और पशु अंकित है? तो ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर। देखो यहाँ पर ये जो टाइगर यहाँ पे दिख रहा है ये रॉयल बंगाल टाइगर है, ये जो पश्चिम बंगाल वाला जो है ये सुंदरवन है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ऊपर ताड़ का पेड़ है। पूछ देगा कि ताड़ का पेड़। ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगर आप किसी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में बैठोगे, जो उत्तर प्रदेश की भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, फार्मासिस्ट की हो या एएनएम की हो, किसी की भी हो, तो उसमें 15 नंबर का सिर्फ यूपी का ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें वही पूछ देगा कि बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, इसमें ये जो नदियां दिखाई जा रही है नदियां कौन कौन सी हैं? तो वहां पर जवाब दोगे कि भाई ये गंगा यमुना नदियां दिखाई जाती हैं, और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारा सब पूछा जाता है, वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां पर पूछ सकता है, तो फिर इसमें भी पूछा जा सकता है, तो हमने इस पॉइंट को भी ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत में किस डेट को लागू किया गया था? भारत में किस डेट को लागू किया गया था?
तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पर कि जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर स्थित है, तो भाई जो कनाडा का मॉडल है उस पर बेस्ड है। कनाडा के मॉडल पर यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था, फ्रांस। सन नहीं याद रखेंगे, सिर्फ देश याद रखेंगे। हाँ, फ्रांस में सबसे पहले लाया गया था। जीएसटी किस प्रकार का एक टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट आपसे नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का कौन सा पहला स्टेट था, तो जो था वो है असम। देखो कैसे याद रखोगे, ये आपका असम है, तो कैप जो आपके पास वर्णमाला है तो वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, तो ए से याद रखेंगे असम। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट किसने किया, असम ने किया। ठीक है, संविधान संशोधन जीएसटी वाला कौन सा था, जीएसटी वाला 101वां था। 101वां जो संविधान संशोधन था वो जीएसटी वाला था। और बात करते हैं यहाँ पर 103 वाले में। 103 में क्या था, 103 में क्या था, ये आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आया था, तो 103 के थ्रू आया था। 2019 में उसका संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो उसी के थ्रू आया था, ईडब्ल्यूएस। चलिए आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको हमेशा दिखेगा पीएम का, तो वो नहीं लगाना है। यहाँ पर कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए जीएसटी नंबर में, जो आपका जीएसटी नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट मार्क करो कि इसमें तो तुक्का लग ही नहीं पाएगा जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं है। तो इसमें टोटल 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। जितने भी पूरे वर्ल्ड की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो हम अभी सीखने वाले हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ था, द हेग में है, द हेग। चलिए देखो संयुक्त राज्य संघ यानी यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, चलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो व्यापार के जितने भी नियम कानून है वो सब कुछ ये सेट करता है। तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में। कैसे याद रखोगे, देखिए WHO WTO मिलते जुलते हैं, दोनों WHO WTO मिलते जुलते हैं, तो इनका हेडक्वार्टर भी सेम ही जगह है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो जितनी भी सबसे हाईटेक वाली कंपनियां हैं वो सब कुछ आपको अमेरिका का ही मिलेगा। जैसे यूट्यूब है अमेरिका का है, गूगल है वो भी अमेरिका का है। ठीक है, जितनी भी हाईटेक चीजें हैं वो सब कुछ अमेरिका में है। तो ये देखो यूएन सबसे ज्यादा पावरफुल अगर संस्था देखी जाए तो यूएन ही है, कहाँ, अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर IMF मुद्रा कोष, भाई फाइनेंस वाली बात है तो वो भी अमेरिका में ही होगी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो ये भी फाइनेंस वाली बात है, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC अमेरिका। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को की, इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देखो बड़ी बड़ी चीजें कहाँ रहती है, या तो जिनेवा में है कुछ और बाकी सब कुछ मेन वाला तो अमेरिका में है। ये थोड़ा सा अलग है यूनेस्को, ये याद रखेंगे, फ्रांस पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, चलो नाटो की बात करते हैं। नाटो, नाटो बहुत बार आपने सुन रखा होगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, तो ये क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। ठीक, चलिए सार्क, सार्क की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, सार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नेपाल में स्थित है, काठमांडू में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक जो था उसका आविष्कारक कौन था और किस वर्ष किया। ठीक है, हालांकि वर्ष सभी में अलग दे रखा है, अगर आपको आविष्कारक पता है तो फिर अपना आंसर निकल जाएगा। मेन चीज यही थी कि आपको आविष्कारक ही बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जितने भी आविष्कारक हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक बार हम ऑलरेडी करवा चुके हैं कि बिजली का बल्ब किसने, थॉमस एडिसन ने, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, रेडियो मार्कोनी ने, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने, टेलीविजन जॉन लेगी बेयर्ड ने, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स। ठीक है, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जस्ट अभी यही क्वेश्चन आया था। रेफ्रिजरेटर और फ्रिज कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कम ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मार्टिन कूपर। ठीक है, इंटरनेट WW टिम बर्नर्स ली, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में भी आपका आता है। उसके बाद फाउंटेन पेन के लिए बताया था, P यहाँ पर भी है और P यहाँ पर भी है, ऐसे इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, टेलीफोन का आविष्कारक कौन था। टेलीफोन का आविष्कारक अभी जस्ट हम आपको बता कर आए हैं, एडिसन थे, नहीं बल्ब के आविष्कारक हैं, ये रेडियो के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन बिल्कुल सही, C वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। गारो खासी जयंतिया किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? बहुत सही, शानदार, मेघालय। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तीन जो जनजातियां हैं ये मेघालय में पाई जाती हैं। अगर यहीं पर जनजाति की जगह पर बोलते पहाड़ी, तो ये पहाड़ियों के भी नाम है, ये पहाड़ियां भी हैं, और इन्हीं पहाड़ियों पर ये जनजातियां रहती हैं। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, मतलब वहां पर जो जनजाति रहती है उसी को पहाड़ी का नाम ही दे दिया गया है। तो कल को हमें दो चीजें याद हो गई। अगर पहाड़ी पूछा जाएगा गारो खासी जनतिया, पहाड़ी कहाँ है? मेघालय। पूछा जाएगा गारो खासी जनतिया जनजाति कहाँ है, तभी हम बताएंगे मेघालय में। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। 75 जिलों के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जिले हो गए हैं? जहां पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वहीं पर होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो आप कहोगे क्षेत्रफल सबसे ज्यादा राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान में इतनी जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ही जो है वो 75 जिले हो गए हैं। लेकिन पिछली भी क्लास में बताया था कि अभी प्रस्तावित हैं 2-3 जिले और एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, फाइनल जब डिसीजन आ जाएगा तभी क्लियर होगा कि कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं। हो सकता है अभी बात 2-3 की चल रही हो सकता है एक बने एक्स्ट्रा, या फिर हो सकता है 3 या 4 भी बन सकते हैं। ठीक है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका भी हमने आपको ट्रिक बताया था लास्ट क्लास में कि हम याद रखेंगे बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए बोला गया है सबसे लंबी। तो सबसे लंबी सीमा यहाँ पर बा आ गया, यानी बा से बांग्लादेश। तो सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। सबसे छोटी कौन करता है? लास्ट में ए आता है, ए यानी अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट। अस्पृश्यता का अंत किस में बोला गया है? आर्टिकल 17 में। और इस पर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, इस पर आपकी मूवी भी आई थी, आर्टिकल 17 नाम से ही मूवी है, आर्टिकल 17 नाम से ही है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो आपको बोलने की आजादी देता है। आर्टिकल 19 में जितनी भी आपको स्वतंत्रता है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है या संपत्ति लेने की स्वतंत्रता है, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो आर्टिकल 19 के थ्रू शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ये भी आपको आर्टिकल 19 में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं समानता की, तो समानता की स्वतंत्रता आर्टिकल 14 की बात की गई है। आर्टिकल 14 में सबका साथ सबका विकास। ठीक है, यहाँ पर किसी भी जाति लिंग धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 15। तो देखो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो आप इन दो आर्टिकल्स को याद रखेंगे। आर्टिकल 19 किसी भी आजादी की बात करें तो आर्टिकल 19 में, और अगर बोला जाए अस्पृश्यता का अंत तो आर्टिकल 17 में। एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 18। तो आप कोई उपाधि नहीं लगा सकते हो, उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत कर दिया गया था। पहले जो उपाधियां चला करती थी फलाने फलाने, वो उपाधि आप नहीं लगा सकते हो। कुछ लिमिटेड लोगों को ही उपाधियां दी गई हैं, जैसे अगर आप सेना में हो या आपने पीएचडी वगैरह कर रखी तो आप डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हो। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर रोक लगा दी गई थी आर्टिकल 18 के थ्रू। ठीक है, चलिए भारत में संवैधानिक पदों में वरीयता क्रम के अनुसार तीसरा जो स्थान है वो किसका है? देखो भारत में जो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो आते हैं राष्ट्रपति। भारत में सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति के बाद में अगला जो नंबर आता है वो संवैधानिक पदों की एक का ये सीक्वेंस है, ये उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद में, उपराष्ट्रपति के बाद में जो आते हैं वो हैं पीएम। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद में जो है वो कौन आते हैं? पीएम आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर, ये आपका फोर्थ नंबर पर हो गया। इसके बाद अगर इसके बाद भी अगर हम लोग जाना चाहें तो पांचवें नंबर पर जो है वो कौन आते हैं? पूर्व राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वो। तो इनका जो है ये वरीयता का क्रम होता है। बोला गया था तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान पीएम का है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है संविधान संशोधन अधिनियम से लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनावों के लिए जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष पहले हुआ करती थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 हुआ करती थी। हमने याद करने का तरीका भी बताया था कि भाई अगर लास्ट में एक दे रखा है तो उसी से समझ जाना कि 61 वाला हमारे पास में आंसर सही होगा। 61वां संविधान संशोधन के थ्रू ये बात की गई थी। ठीक है, चलिए लास्ट क्लासेस का डेटा भी आपको रिकॉल हो रहा है, याद हो रहा है, मतलब अगर हम जितना पढ़ रहे हैं कम से कम उतना तो याद हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास के भी डाल दिए हैं जो ज्यादा बार रिपीटेड है और आपको याद करने में भी दिक्कत हो रही होगी, तो उनको भी हमने यहाँ पर रख लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 को हुई थी, ये तो बताया था। इसके संस्थापक भी हमने बताया था कि इसके संस्थापक कौन है, तो भाई इसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम है, ए ओ ह्यूम।
अच्छा, यहीं पर अगर हम आपसे पूछ दें कि पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, यूपी की भी वैकेंसी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब यूपी में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो कल मनीष सर ने आपको सेशन भी लगाया था, एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई अगर यूपी के आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर 35 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, यानी यूपी जी की होगी और वहां पर कंप्यूटर होगा पूरे 35 नंबर का। 100 नंबर के पेपर में 35 नंबर नॉन टेक्निकल। तो इतना ज्यादा आपका वेटेज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसके लिए अभी से अगर तैयारी नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। नंबर पूरे में पूरे लाना तो इम्पॉसिबल है, ये मान के चलो, बिल्कुल क्लियर बात बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हम टेक्निकल में पूरा पूरा करवा देंगे, कोई नहीं करवा सकता भाई नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल में पूरा हो जाएगा, लेकिन नॉन टेक्निकल में पूरा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना स्कोर किया जा सकता है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के बाद नहीं, आज से और अभी से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, लेकिन जो ये तो हमने आपको निचोड़ दे दिया, यहाँ पर जो भी था हमने पूरा आपको निचोड़ दे दिया। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तो फिर सभी का हो जाता ना, ऐसा थोड़ी है। तो लिमिटेड लोगों का हो, क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब आपको पूरा डीप में डिटेल में पढ़ना है तो फिर नोटिफिकेशन आने से पहले आपको तैयारी करनी होगी, आज से और अभी से तैयारी करनी होगी। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको ये हमारा नॉन टेक्निकल का बैच मिल जाएगा। इसमें खासियत ये है, जीके जीएस भी है, यूपी जीके भी होगी, कंप्यूटर भी होगी, मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, और अगर टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे तो वो भी इसमें डाल दिए जाएंगे। मतलब आपको नॉन टेक्निकल के लिए फिर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। और मनीष सर का जो है बर्थडे था, तो उस पर ऑफर भी चल रहा था, जो लाइफ में पहली बार ऐसा ऑफर अभी तक आया है। इस प्राइस रेंज में आपको नॉन टेक्निकल का कंप्लीट बैच जो है वो मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सब कुछ पीडीएफ वगैरह आपको ऐसे दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके फ़ोन में रख सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ में बात करते हैं, अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो, तो अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो, सिलेक्शन बैच में ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल वाला भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल का जो हमारा ये पीछे जो बैच हमने बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी सिर्फ इसी सिलेक्शन बैच से। और इस पर भी तगड़ा ऑफर है, जो लाइफ में पहली बार इतना भयंकर ऑफर देखने को मिला है, और ये कब तक ऑफर रहता है हमें भी नहीं पता। जल्द ही ऑफर ये खत्म हो जाएगा। वैलिडिटी, एक शानदार वैलिडिटी यहाँ पर मिली है आपको 18 महीने की। भाई 18 महीने में दो दो तीन तीन बार आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, चाहे टेक्निकल की बात करो चाहे नॉन टेक्निकल की बात करो। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए इस कोर्स में जुड़ने का। तो करना क्या है आपको, प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला इस तरीके का होगा हमारा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप पैरामेडिकल सेक्शन में जाओगे तो आपको ये सिलेक्शन बैच और ये हमारा नॉन टेक्निकल का दोनों का जो बैच है वो मिल जाएगा, किसी में भी आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।